की रिक्वायरमेंट होती है कैपेसिटर में। तो इसलिए मुझे पहले तो मैं थोड़ा सा किरचॉफ लॉस बताने पड़ेंगे इसमें कि किरचॉफ लॉस क्या होते हैं, राइट। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किरचॉफ्स लॉज, दो लॉ पढ़ने हैं इसके हमको। फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ कहलाता है ये, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। और सेकंड है लूप लॉ। इसका जो जंक्शन लॉ है ये है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो दूसरा है लूप लॉ, ये है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट ये है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमको मालूम है क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ को हम पढ़ते कैसे हैं, जंक्शन लॉ को बहुत शॉर्ट में पढ़ लेंगे हम, कि किसी जंक्शन पर कई सारे रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हैं, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5 इस जंक्शन पर। इनमें से करंट आ रहा है, यहां पर करंट जा रहा है, सपोज I1 करंट है, इसमें करंट आउटसाइड द जंक्शन जा रहा है, ये करंट मान लो I2 के बराबर है, इसमें करंट हम मान लेते हैं I3 अंदर आ रहा है, इसमें भी करंट मान लेते हैं I4 टुवर्ड्स द जंक्शन ही फ्लो कर रहा है, और इसमें करंट जा रहा है आउटसाइड द जंक्शन। तो करंट फ्लो करने का मीनिंग ये होता है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन R1 में, R2 में करंट फ्लो कर रहा है अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। अब किरचॉफ जंक्शन लॉ ये है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम, तो आने वाला करंट कौन सा है, I1 इसमें आ रहा है, I3 आ रहा है, तो I1 प्लस I3 एंड प्लस I4, आने वाले करंट का सम इक्वल्स टू सम ऑफ द करंट्स विच आर लीविंग द जंक्शन। तो जो जंक्शन को लीव कर रहे हैं वो कौन से हैं, I2 एंड I4 है, तो इसको हम लिखेंगे I2 प्लस I4 की इक्वल। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड इसलिए कि जितना भी चार्ज आया इस जंक्शन पर उतना ही चार्ज जंक्शन को छोड़ के जाना चाहिए। चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता जंक्शन पर, ना तो क्रिएट हो सकता है जंक्शन पर, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉ हमको ये बताता है, बहुत ही सिंपल सा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड। दूसरा लॉ है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड कैसे है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें। इसमें मैंने एक सर्किट बना लिया, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी कनेक्टेड है यहां पर, एक और रेजिस्टेंस बना लेता हूं मैं, ये एक बैटरी कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस हमने बना लिया है यहां पर, ये है R1, ये R2, ये R3, इसका EMF है E1, इसका EMF है E2 के बराबर, और ये क्लोज सर्किट है, इसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो होगा क्योंकि ये क्लोज सर्किट गिवन है हमको। अब हमको इसमें ना कुछ करंट अज्यूम करना पड़ेगा, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है। तो जब भी हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी सर्किट में, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय जंक्शन लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए हर जंक्शन पर। तो मैं मान लेता हूं कि इस जंक्शन में सपोज या इस वाली ब्रांच में करंट I1 है, तो इसमें करंट मैंने अज्यूम कर लिया I1 है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये करंट किसने दिया है हमको,
E1 ने। यहां पर सर्किट में 2 बैटरी हैं, इन दोनों बैटरी का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो कंबाइंड इफेक्ट ये है कि इस ब्रांच में करंट I1 है। I1 इज आउटकम ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ E1 एंड E2। सिमिलरली इसमें मान लेता हूं कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है। तो इसमें कितना करंट होना चाहिए, R3 में, R3 में होना चाहिए I1 प्लस I2 के बराबर, क्योंकि यहां से करंट आता है I1 इस जंक्शन पर, यहां से भी I2 आ रहा है, तो इस बार यहां से जो करंट जाएगा, दिस करंट मस्ट बी I1 प्लस I2। ये करंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और इसको मैं लिखता हूं A B C D E F। अब मैं क्लोज लूप कंसिडर करता हूं, क्लोज लूप में ले रहा हूं A B E F A। तो किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट यह है कि इन ए क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द वोल्टेज गेन एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेज गेन होंगे या वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उन सभी का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होना चाहिए? यस, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्लोज पाथ में वर्डन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस बताता क्या है, 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स के बीच का हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है, तो ये उन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराने में, यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क किया वो है। तो इसको पूरे को हम यहां से इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। तो अगर मैं पॉइंट ए से लिखना शुरू करता हूं, तो मैंने लिखा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए VA, फिर यहां से चलना शुरू किया, तो ये कितना होगा, I2 R2, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये प्लस I2 R2 करना है या माइनस I2 R2, तो उसमें ध्यान रखना, हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल में गेन हो रहा है। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में गए तो पोटेंशियल में गेन हुआ। ये पॉइंट है मान लो P1 और ये है Q1, तो हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट P1 है और Q1 इज एट लो पोटेंशियल। तो हम लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल में गेन हुआ, तो उसको मैंने लिखा प्लस I2 R2। फिर हमने बैटरी को क्रॉस किया, तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल से क्रॉस करके पहुंच रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पर, तो पोटेंशियल में क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा ना इसमें, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाने पर। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पर होता है, तो इसको लिखना चाहिए हमको माइनस E2। इसके बाद यहां, फिर यहां, इसको क्रॉस करने पर क्या लिखेंगे, प्लस E1। पोटेंशियल में गेन होगा क्योंकि नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पर और पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल पर। फिर क्रॉस किया हमने R1 को, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P2 और ये पॉइंट है Q2। तो हायर पोटेंशियल पर कौन सा पॉइंट है, P2 और Q2 में हायर पोटेंशियल पे कौन सा है? अच्छा, तुमको कुछ देखने में दिक्कत हो रही है क्या? एक मिनट रुको, मैं इसकी ना ब्राइटनेस चेंज करता हूं, मुझे बताना तुम्हें कौन से में साथ ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब ये पहले से ही दिख रहा था, अब ये बेटर है। तो इसको क्रॉस करेंगे तो हम ये वाली टर्म I1 R1 पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव? P2 Q2, P2 से Q2 पर जा रहे हैं हम, तो पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ या गेन? ड्रॉप हुआ है। ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म लिखेंगे माइनस I1 R1। और फिर हम किस पर आ गए, इस वाले पॉइंट ए पर वापस आ गए, तो इक्वल टू VA। ये क्लियर हो गया? अब हमने ना बड़ा सिंपल सा काम किया। देखो यहां का पोटेंशियल जैसे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो मैं यहां पर पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है मान लो 3 वोल्ट आता है, और यहां पोटेंशियल में गेन हो रहा था, तो मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं 10 वोल्ट और इस पॉइंट पर पहुंचूं, तो यहां पर लिखूंगा मैं 10 + 3 यानी 13 वोल्ट। तो
तो मुझे पता चल जाएगा कि पॉइंट P1 का पोटेंशियल कितना है, 13 वोल्ट है। अगर ये बैटरी का वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट है तो 13 माइनस 5 करूंगा मैं, तो 13 माइनस 5 यानी पॉइंट E का पोटेंशियल आ गया। तो कई बार ये वाला जो लॉ है किरचॉफ लूप लॉ, हम पूरे लूप में न लगा के दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में भी लगाते हैं जहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैं यहां से ए से स्टार्ट करके केवल ई तक ही आऊं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा वी ए माइनस, यहां से स्टार्ट किया हमने तो क्या प्लस I2 R2 माइनस E2 इक्वल टू VE। मैंने लूप कंप्लीट नहीं किया, यहीं तक गया मैं। तो इससे होगा ये कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VE पता चल जाएगा। लेकिन VA माइनस VE कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं मेरे पास। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि यहां तक पहुंचना या पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VE किस पाथ से इजीली कैलकुलेट होगा। तो इससे बेटर है कि हम R3 के थ्रू जाएं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे VA माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू VE। क्योंकि अगर मैं यहां तक आता हूं तो इसका पोटेंशियल था VD, इस पॉइंट का पोटेंशियल था VD, E भी इसी का पोटेंशियल है और F भी सेम पोटेंशियल पर, यानी कि E, F और D इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो ना तो वोल्टेज में ड्रॉप हुआ ना गेन हुआ, तो ये सारे तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। तो इसको हम यहां से स्टार्ट करके भी यहां पहुंच सकते हैं। हम यहां से स्टार्ट करके ऊपर से भी जा सकते थे कि VA प्लस I1 R1 माइनस E1 इक्वल्स टू VE। तो VA माइनस VE यहां से भी निकाल सकते थे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम ये खुद डिसाइड करेंगे कि कौन से पाथ को यूज करने पर कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो ये ठीक है। हाँ, करंट इसलिए फ्लो कर रहा है जैसे कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो उस पर अगर हम किसी ब्लॉक को वेलोसिटी दे दें तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा विदाउट एनी फोर्स, मतलब क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली जो ओम्स लॉ है, यहां देखो ओम्स लॉ क्या लिखते हैं, V इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो इसका मीनिंग है जीरो इक्वल टू IR। अब V जीरो होने की वजह दो हो सकती हैं, या तो I जीरो हो या R जीरो हो या दोनों जीरो हो। यहां पर क्या जीरो है, जो क्वेश्चन तुमने पूछा उसमें R जीरो है, तो रेजिस्टेंस जीरो है बट I जीरो नहीं है। जीरो रेजिस्टेंस के वायर में करंट तब भी फ्लो हो सकता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस ना हो। ठीक है। तो कैपेसिटर के क्वेश्चन में भी हम पोटेंशियल किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत यूज किया करेंगे। अब आते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लें कि एक कैपेसिटर कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ और बैटरी का ईएमएफ है ई। तो हमको ने पढ़ा हुआ है ये कि इसका कैपेसिटेंस सी है और ये है प्लस और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। तो इस लूप में अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से ई और ये होगा माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये हायर पोटेंशियल पर मानेंगे, इसको मानेंगे हम लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस प्लेट। तो माइनस लगाया हमने क्योंकि वोल्टेज में ड्रॉप हुआ है। दूसरा केस लेते हैं, अगर ऐसा होता ये है ईएमएफ ई, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, इसमें कैसे लिखेंगे? अब देखो, हाँ अब इसमें देखो प्रोसेस समझना, इसमें क्या होगा।
मान लो ये स्विच ओपन है, नहीं चली, और दोनों कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, दोनों कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। अब हमने स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज किया तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कनेक्टेड है इस प्लेट के साथ में, तो दोनों को सेम पोटेंशियल पर होना है फाइनली। तो चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो सेम पोटेंशियल होना जरूरी है। तो यहां से चार्ज का फ्लो इस पर होगा, तब तक होगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये बैटरी आइडियल है, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा टर्मिनल के बीच में। तो ये हायर पोटेंशियल पर है तो उतना इसको हो जाना चाहिए, एंड सिमिलरली इस ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, नेगेटिव ना कह के हम कहें लो पोटेंशियल पर है, तो इसको लो पोटेंशियल पर आना चाहिए। अब अगर ये वाली प्लेट को हायर पोटेंशियल पर आना है तो इस पर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आए उसके लिए बैटरी क्या करेगी, इस वाली प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसने रिमूव किए, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया यहां से। अब कंडक्टिंग प्लेट से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिमूव कर दिए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां। अब बैटरी नेट चार्ज तो 0 देती है हमेशा, ठीक है मानव, इधर देखो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिमूव किए तो वो यहां रखे नहीं रहेंगी, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से खींच के कहां पहुंचा देगी, इधर। तो इस वाली प्लेट पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल सरप्लस नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनकी फेसिंग सरफेस पर चार्ज कैसा होता है, इक्वल और अपोजिट। तो इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज आया था तो यहां पर माइनस क्यू होगा। अब ये माइनस क्यू चार्ज कहां से आया है, या ऐसे एक्सप्लेन करो कि यहां से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये वाली प्लेट फोर्स लगाएगी इस वाली प्लेट पर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहां से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इस वाली प्लेट से, तो ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो Q और ये माइनस Q। ये जो चार्ज की प्रोसेस है ये समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है केवल, बैटरी से चार्ज का फ्लो केवल 2 प्लेट्स पर हुआ है, इस लेफ्ट साइड वाली पर और राइट साइड वाली पर। जो ये वाली प्लेट है इस पर तो नेट चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, इन दोनों पे मिला के इनिशियल चार्ज कितना था, 0, और आफ्टर कनेक्शन विद द बैटरी ऑल्सो नेट चार्ज ऑन दिस, सम ऑफ चार्ज ऑन दीज 2 प्लेट्स इज 0। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स मिलके एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है, ना तो बैटरी से कनेक्टेड है ना किसी और डिवाइस से, तो नेट चार्ज इक्वल होना चाहिए इस पर, राइट। हम इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं इस सारी चीज को समझने में, इसलिए फोकस कर रहे हैं इस पर कि हमको ये पता हो कि अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का तो चार्ज दोनों कैपेसिटर पर कैसा आएगा, सेम आएगा, डिफरेंट चार्ज नहीं आ सकता, इन पर चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। ये क्लियर है। अब हम किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं इसमें, तो किरचॉफ लूप लॉ अगर हम इसमें लगाएं, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, तो ये होगा E प्लस E, फिर उसको क्रॉस किया तो माइनस Q बाई C1 माइनस Q बाई C2 इक्वल टू 0। तो ये चार्ज कितना जाएगा, Q इक्वल टू, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये चार्ज हो जाएगा इस पर। ये सही लिखा है कि नहीं हमने, नहीं सही नहीं लिखा है, अपॉन में आएगा ना ये, Q इक्वल टू E अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये चार्ज हो जाएगा इस पर, है ना। अच्छा इतना हो गया। अब अगर मान लो ऐसा होता कि एक कैपेसिटर है यहां पर लेकिन बैटरी 2 है, एक बैटरी यहां पर लगी हुई है, एक यहां लगी हुई है, इसका EMF है E1, इसका E2 है, कैपेसिटेंस C है। अब कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा, अब यहां से हम फिर लूप लॉ लगा दें अगर,
तो हमको ये मालूम है कि दोनों बैटरी के टर्मिनल से जो चार्ज फ्लो होगा वो तो सेम ही होगा, अलग अलग चार्ज फ्लो नहीं हो सकता दोनों के टर्मिनल से। तो यहां पर चार्ज Q, यहां माइनस Q। अगर हम किरचॉफ लॉ लिखेंगे तो ये हो जाएगा E2 प्लस E1 माइनस Q बाई C इक्वल्स टू 0। तो Q इक्वल टू E1 प्लस E2 इंटू C के बराबर, ये चार्ज आ गया। और अगर ऐसा होता, दूसरा केस, ये कैपेसिटर है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये है 3E के बराबर इसका EMF और इसका EMF है E के बराबर, कैपेसिटेंस है C। कितना चार्ज आएगा? हाँ, और पॉजिटिव प्लेट कौन सी होगी इसकी? कैपेसिटर की किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट या लेफ्ट? राइट साइड वाले पर। ये 3E है ना, ये डोमिनेट करेगी, ये है E। तो पॉजिटिव प्लेट इसकी ये वाली है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है ना, तो हायर पोटेंशियल पर ये प्लेट आएगी, तो यहां पर चार्ज होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, और Q इक्वल टू हो जाएगा 3E माइनस E इंटू C के बराबर, यानी 2EC। ये चार्ज हुआ इस पर। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इस पर। अब एक क्वेश्चन है 3.118, ये एरोडोव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर। तो इसमें कैपेसिटर एक दिया है C1 और ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, EMF है E1। दूसरा कैपेसिटर है C2 और E2। इसमें पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर, यानी फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना कितना होगा। किस कैपेसिटर में बताया ये? C1 में कितना, E1 माइनस E2, C2 माइनस C1। और अगर दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल हुआ तो जीरो हो जाएगा फिर। अप्रोच बताओ कैसे किया, तुमने किया कैसे था, मुझे ये बताओ। अच्छा ये बताओ, दोनों पर चार्ज कैपेसिटर पे सेम होगा कि अलग अलग होगा? दोनों कैप्स, हाँ, चार्ज सेम आएगा, चार्ज डिफरेंट नहीं हो सकता इन पर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बैटरी के एक टर्मिनल से जितना चार्ज निकलता है दूसरे से उतना ही वापस आता है, तो जो चार्ज यहां से जाएगा वही यहां पर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि किसको बड़ा मान लें, E1 को। तो
तो अगर हमने ऐसा मान लिया कि सपोज E1 ग्रेटर देन E2 है, तो यहां से चार्ज फ्लो होगा तो इस पर पहुंचेगा Q, यहां पर माइनस Q, फिर यहां से फ्लो होकर यहां जाएगा प्लस Q और ये माइनस Q। किरचॉफ लॉ से अगर तुमने इक्वेशन लिखी इस लूप में, तो यहां से लिखोगे E1 प्लस E1 माइनस Q बाई C1, फिर यहां पर माइनस E2, फिर इसको क्रॉस किया तो माइनस Q बाई C2 इक्वल टू 0। ये किरचॉफ लूप लॉ से हमने इक्वेशन लिख दी। तो Q कितना जाएगा, E1 माइनस E2 अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2, ये हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V1 इक्वल टू ये हो जाएगा Q बाई C1 और V2 हो जाएगा Q बाई C2 के बराबर। अब क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसमें टोटल ईएमएफ देख लें कितना है इसका। टोटल ईएमएफ E1 माइनस E2 हो जाएगा पूरे सर्किट का मिला के, क्योंकि दोनों बैटरी किस कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे। और टोटल कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अभी सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें और बता दूं मैं। कई बार कैपेसिटर के साथ में ना रेजिस्टेंस भी जुड़ा होगा, तो कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस भी अगर जुड़ा हुआ है, मतलब इस तरह का सर्किट है, ये ऐसा सर्किट है, तो इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। फिर जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करते ही क्या होगा कि बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। जब चार्ज करना शुरू करेगी तो रेजिस्टेंस में से भी चार्ज का फ्लो होगा। तो एक इंस्टेंट के लिए ना इस सर्किट में करंट आएगा, करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस में से भी। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा फाइनली, तो उसको कहते हैं हम कि स्टेडी स्टेट आ गई है। इसमें दो स्टेट होती है, एक होती है वेरिएबल स्टेट और एक होती है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, वेरिएबल स्टेट में करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है, एंड करंट इज जीरो इन स्टेडी स्टेट। दोबारा बोलो क्या, क्या नहीं हुआ अगर रेजिस्टेंस नहीं हुआ? अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा ना तो बेटा वो तो हम कर चुके हैं, तब तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटली इसके बराबर हो जाएगा। अभी हम ना इसको आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। रेजिस्टेंस अगर लगा होता है तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिलेड, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसको चार्ज होने में, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो स्विच को क्लोज करते ही इंस्टेंटली पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाती है स्टेडी स्टेट। अच्छा, जब वेरिएबल स्टेट होगी
तब इस पर जो चार्ज है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा और फाइनली चार्ज का फ्लो चार्ज कितना हो जाएगा, सीई के बराबर, अगर इसको हम ई मान लें तो सीई के बराबर। ठीक है, अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज होना चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू मान लेते हैं हम कि ये 2 फैराड के इक्वल है और रेजिस्टेंस इसमें है कितना ले लें, 4 ओम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2 ओम के बराबर, इसको लिख लिया मैंने 10 वोल्ट है ईएमएफ इसका। हमको बताना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस या कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा, जब भी ये पूछा जा रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर तो अंडरस्टूड है कि ये किस पर पूछ रहे हैं, हमको स्टेडी स्टेट में निकालना है। तो इसमें चार्ज अगर निकालना ना कैपेसिटर पर, तो हमें कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी तो इसमें से तो करंट पास हो नहीं रहा होगा। करंट किस में पास हो रहा होगा, इस वाली ब्रांच में, केवल यहां से करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी है और वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के बीच में भी है। ये रेजिस्टेंस लगे होने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसमें करंट जीरो है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा वही इस बैटरी के अक्रॉस आएगा इसमें। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV यानी 2 इंटू 20 के बराबर। तो 20 कूलम। ठीक है, नहीं तुम्हें कुछ डाउट है इसमें, पक्का। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें हमने बैटरी के साथ भी रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब इसमें दिखाओ कि कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। तुम स्टेटमेंट कुछ गलत दे रहे हो, क्या पूछ रहे हो तुम, पूछना क्या चाह रहे हो। डायरेक्शन चेक करना चाहते हो। करंट की डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे रेजिस्टेंस में तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। अच्छा हाँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी ले लो बताओ, 2 फैराड ले लो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इसमें करंट होगा, इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में करंट कितना होगा, 24 अपॉन ये 6, तो 4 एम्पियर के बराबर। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 वोल्ट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वही पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। और इसमें करंट तो है नहीं, इसलिए यहां पर पोटेंशियल में ना ड्रॉप होगा ना गेन होगा ऊपर वाले रेजिस्टेंस में। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट है। तो चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 8, 16 कूलाम के बराबर। इतने निकाला था, तो 16 कूलाम का चार्ज इस पर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं इस पर तुम्हें। टू 4 6 2 ओम 4 ओम 6 ओम। कैपेसिटर से 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड। लो भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें निकालना है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, यानी कि स्विच क्लोज ऑलरेडी कर दिया हमने इसमें। फाइंड द फाइनल चार्जेस इन स्टेडी स्टेट ऑन 4 कैपेसिटर्स, यानी चारों कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज होगा स्टेडी स्टेट में, ये बताना है। Assuming initially they are uncharged, also find the current through wire AB at steady state। तो स्टेडी स्टेट में इस वायर AB में कितना करंट होगा। सुनो, सॉल्व नहीं करो अभी, पहले थोड़ा डिस्कशन करो। इसमें तुमको कोई ऐसी ब्रांच दिखाई दे रही है जिसमें करंट फ्लो होगा? किसमें करंट नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। स्टेडी स्टेट में जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें करंट नहीं होगा। तो यहां करंट नहीं है ना? इसमें करंट है क्या? इसमें करंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि करंट अगर यहां से आएगा तो फिर आगे जाने के लिए रास्ता कैसा है? नहीं है, उसके पास ब्रेक हो जाएगा सर्किट। फिर यहां पर करंट नहीं है, यहां पर करंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इनिशियली जब स्विच को क्लोज किया गया होगा ना, तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट आया होगा, ये करंट आया होगा, इसको चार्ज किया होगा, और फिर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना होना है उतना हो गया होगा। इसी तरह से इसमें भी रहा होगा करंट, स्टेडी स्टेट में नहीं है, लेकिन जब चार्जिंग चल रही होगी ना तब इसमें आया होगा करंट, यहां से करंट आके इसको चार्ज किया होगा। अभी कोई ब्रांच है जिसमें करंट नजर आ रहा हो, तो हमको नजर आ रहा है कि यहां से इसमें करंट होना चाहिए, यहां से इस वाली ब्रांच में करंट होना चाहिए। तो अब यार इसमें थोड़ा सा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। यूज ये है कि ये दोनों बैटरी जिस कॉम्बिनेशन में, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2
अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इन दोनों बैटरी को हटा के एक सिंगल बैटरी लगा सकते हैं और उसका ईएमएफ होगा ये वाला। तो कितना हो जाएगा 12/6 प्लस 12/6 अपॉन 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा, कितना, अरे नहीं यार 12 आएगा ना, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ 12 ही आएगा। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा इसका बैटरी का मिला के इन दोनों का, ये 1/R1 प्लस 1/R2 यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे तो 3 ओम। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि दो बैटरी हटा के एक सिंगल बैटरी लगा सकते हैं। तो मैं एक बैटरी को हटा रहा हूं यहां से, तो इसको मैंने हटा दिया। और क्या चेंज करना है मानव इसमें, ये 12 रहेगा, बस ये कितना कर दें हम 3 ओम कर देंगे इसको। अब ये सर्किट बन गया। अब देखो करंट जो है कहां से जा रहा है, बेसिकली ऊपर से यहां से जा रहा है और इसमें से जा रहा है, बाकी तो करंट जा नहीं रहा है। तो केवल करंट जिनमें से फ्लो हो रहा है, अगर मैं उस वाले सर्किट को बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं इसको, ये ऊपर वाले 2 ओम 4 ओम, ये 3 ओम, ये बैटरी, और नीचे भी 2 ओम और 4 ओम, और ये बैटरी 12 वोल्ट की, ये 3 ओम। बस इतना ही तो सर्किट बचेगा ये। अगर मैं ये वाले सेक्शन को हटा दूं, अगर इमेजिन करूं कि कैपेसिटर वाली ब्रांचेस को मैंने हटा दिया, एंड व्हाई वी कैन रिमूव कैपेसिटर ब्रांचेस, बिकॉज देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू देम, तो उसको हटा देते हैं। तो अब इसमें से कितना कितना करंट जा रहा होगा ये निकालना है। तो यहां से देखो ये 4 और 2 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो ये हो जाएगा 6 ओम, और जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें भी 6 ओम, और बीच में 3 ओम, और ये 12 ओम की बैटरी। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम किस कॉम्बिनेशन में, ये दोनों पैरेलल में है। तो इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, कितने का 3 ओम का, और बैटरी के साथ कनेक्टेड था एक रेजिस्टेंस 3 ओम, ये एज इट इज, और ये 12 वोल्ट। तो अब सारा कुछ सीरीज में आ गया। अब इसमें से करंट कितना पास हो रहा है 12/6, 3 ओम ये 3 ओम ये, बैटरी के साथ ऑलरेडी था ना 3 ओम एक, तो करंट कितना है 2 एम्पियर, राइट। अब यहां देखो यहां से कितना करंट निकल रहा होगा 2 एम्पियर। अब ऊपर और नीचे दोनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो यहां से कितना करंट जाना चाहिए 1 एम्पियर, और इसमें से भी जा रहा होगा 1 एम्पियर। तो अब हम इस वाले सर्किट में बना लेते हैं कि यहां से जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर है, इसमें चला गया 1 एम्पियर, और इसमें चला गया 1 एम्पियर करंट। तो हमको एक चीज तो पता चली गई कि ए बी ब्रांच में कितना करंट है 1 एम्पियर। तो इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर का करंट है। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट के बराबर है। अब इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। हाँ, इस वाले लूप को मैं घूम जाए अगर हम, तो इसमें आएगा 2 वोल्ट, और यहां से इसमें तो करंट है ही नहीं, तो इसमें चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें कितना चार्ज आएगा 4 कूलाम, माइक्रो कूलाम के बराबर, 4 माइक्रो कूलाम। इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है 16, तो इसमें चार्ज आ जाएगा 16 माइक्रो कूलाम। नीचे
नीचे कितना कितना है इसमें चार्ज? यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 2 और ये 6, तो 12 माइक्रोकूलम। और इसमें कितना है चार्ज? 32 माइक्रोकूलम के बराबर। तो इतना इतना चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलो तो बढ़ते हैं अब हम इससे आगे। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 3.117 एरोडोफ का। क्वेश्चन ये है, ए सर्किट हैज ए सेक्शन ए बी शोन इन फिगर। तो इसमें यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1 और ये बैटरी है। एक कैपेसिटर यहां पर है, ये है C2, ये A, ये B। ये किसी क्लोज सर्किट का एक सेक्शन शो किया गया है। इसका EMF है E के बराबर। द EMF ऑफ द सोर्स इक्वल्स टू 10 वोल्ट, यानी ये कितना है 10 वोल्ट के बराबर है। C1 है 1 माइक्रोफैराड, C2 दिया है 2 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू 5 वोल्ट। VA माइनस VB इक्वल टू 5 वोल्ट। इसमें तो ऐसा लग रहा है सभी कुछ दे दिया है, तो पूछ क्या रहा है? फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वोल्टेज यानी फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज होगा, जरा ये कैलकुलेट करो। पहले सिंबल में निकालना जरा। किस में निकाला? पहले किस में निकाल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस? तो कितना आ रहा है? इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा कि डिफरेंट? सेम होगा। अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि चार्ज इन पर कैसा होगा, सेम होगा। हायर पोटेंशियल पर कौन है? ए हायर पोटेंशियल पर, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा,
अच्छा, फिर क्या काम किया यहां से, हम तो किरचॉफ लॉ भी लिख सकते हैं ना यहां से, वी ए फिर माइनस क्यू बाई सी वन प्लस ई माइनस क्यू बाई सी टू इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी प्लस ई इक्वल टू क्यू इंटू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। तो इससे तो चार्ज कैलकुलेट हो गया, वी ए माइनस वी बी प्लस ई अपॉन वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। ये चार्ज आ गया, चार्ज आ गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी बहुत आसान है, क्यू बाई सी वन क्यू बाई सी टू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम जरा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूले का जो अप्रोच है ना, ये याद रख इसलिए रखना क्योंकि ये तुम्हारे जो सीबीएसई का एग्जाम होगा ना 12th का, उसमें इनके डेरिवेशन आ जाते हैं। तो डेरिवेशन देख लेना एक बार कि कैसे करते हैं। तो मैं तुमको क्विकली बता देता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कैपेसिटर लिए हमने, स्विच के ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है। ये है C1, ये है C2, ये है C3। तो हमको देख के समझ में आ रहा है डायग्राम में कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच charge on each capacitor is same. Charge on each capacitor is same. तो वही तरीका समझने का कि यहां से बैटरी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए होंगे लेफ्ट साइड वाली प्लेट से, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से खींचे तो उसने कहां पहुंचा दिए होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर। तो इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। और हम किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिख दें तो ये हो जाएगा V माइनस क्यू बाई सी वन माइनस क्यू बाई सी टू माइनस क्यू बाई सी थ्री। तो V अपॉन वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू इक्वल टू वन अपॉन सी थ्री, ये है Q। तो हमारा क्लेम यह है कि अगर तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं C इक्विवेलेंट, और जो बैटरी है उसका ईएमएफ कितना है, सेम है, तो जो कैपेसिटेंस इसका था उतना ही कैपेसिटेंस उसका आना चाहिए। तो कैपेसिटेंस इक्वल करने का मतलब क्या होता है कि इस पर जो चार्ज है Q बाई V ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये Q बाई सॉरी V लिखा है मैंने, Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू V होना चाहिए। या यहां पर ऐसा लिख सकते हो कि जो चार्ज आया है Q वो है C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर। तो इसको हम लिखेंगे वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री इक्वल टू क्यू बाई वी। अब क्यू बाई वी क्या होता है, क्यू बाई वी ये टोटल चार्ज है पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज Q और टोटल वोल्टेज V। तो ये क्या हो जाना चाहिए, C इक्विवेलेंट के बराबर। ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट को हम अगर इस तरह से एक्सप्रेस करें तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। ये ना कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन ये है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल चार्ज Q था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है।
तो ये सी इक्विवेलेंट हो गया, इसको 1/c इक्विवेलेंट कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये तुम डेरिवेशन इसका याद कर लेना। अच्छा, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, अलग अलग। इन तीनों के वोल्टेज का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होना चाहिए, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। चार्ज तीनों में सेम हुआ करेगा। और मानव एक चीज याद रखना कि अगर कैपेसिटर ऐसे लगा दिए हैं और चार्ज अलग अलग है उन पर, तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं कहते हैं। क्या ये स्टेडी स्टेट? हाँ, ये सारी स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। रेजिस्टेंस ये तो स्टेडी स्टेट ही है। नहीं नहीं, क्यों नहीं हुई, रीजन बताओ। नहीं नहीं, तुम जल्दी क्लियर करो, क्या बोल रहे थे। चार्ज सेम, यहां पर तुमने स्विच को क्लोज किया और इंस्टेंटली कैपेसिटर चार्ज हो गए। और चार्ज सेम क्यों, ये तो क्लियर है ना दिमाग में, क्यों है सेम। हाँ, यहां से खींच के बैटरी ने यहां पर पहुंचा दी है ना, तो इसलिए चार्ज तो डिफर करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन समहाउ अगर इन पर चार्ज अलग अलग हो जाए तो फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही नहीं कहलाएगा, ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे उसमें। मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा इस पर आगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है, यानी C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3 होगा। बताऊंगा मैं कैसे होगा, अलग अलग है ना, अभी आगे करेंगे थोड़ा, अभी सिस्टमेटिकली बढ़े हम आगे थोड़ा थोड़ा। तो ये C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3, इसका मतलब ये है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है क्या, पैरेलल सीरीज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे पहचानते हैं, जब इनकी पहली पहली प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो और दूसरी दूसरी भी आपस में कनेक्टेड हो, तो अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया है, ये है V, यहां से बैटरी ने चार्ज दिया Q, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना उतना चार्ज चला जाएगा। इस पर चार्ज है Q1, यहां है Q2, यहां है Q3, तो टोटल चार्ज Q की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम यहां से चलते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है Q1 अपॉन C1 के बराबर, और ये कितना है, V है। यहां से अगर हम लूप लॉ लगा दें, इसी तरह से V किसके बराबर लिख सकते हैं, Q2 अपॉन C2 के बराबर और Q3 अपॉन C3 के बराबर। तो चार्ज Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1V, Q2 है C2V, Q3 है C3V इक्वल टू Q। ये चार्ज लिख दिया हमने, V को नीचे ले आए, तो Q बाई V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q बाई V क्या है, C इक्विवेलेंट, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें ध्यान रखना है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस ज्यादा चार्ज होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसके अक्रॉस कम चार्ज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस सेम होगा। ठीक, ये ठीक है, आसान सी चीज है ये तो, स्कूल लेवल वाली। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा इस पर, एरोडोव का 3.120।
क्वेश्चन ये है C1 C2 और ये है C3 C4, ये है पॉइंट A, ये पॉइंट है B और बैटरी का EMF है E। तो हमको बताना है इस क्वेश्चन में फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। फाइंड VA माइनस VB। VA माइनस VB की वैल्यू बताना ही क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करो, ऊपर और नीचे दोनों ब्रांचेस में जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज निकाल लो पहले। C1 C2 में चार्ज सेम होगा या डिफरेंट? C1 और C2 में चार्ज मानो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? और इसी तरह C3 और C4 में चार्ज सेम होगा। अब उस चार्ज की वैल्यू अगर निकाल ली तुमने तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल आएगा। C1 C2 किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। तो इन दोनों का मिला के कैपेसिटेंस कितना हुआ? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों के अक्रॉस मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E के बराबर। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर वाले पे चार्ज Q1 लिख लूं मैं, तो वो हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E, और नीचे चार्ज हो जाएगा Q2 इक्वल टू C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4 इंटू E के बराबर। चार्ज आ गया, हो गया काम, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल आया। यहां से स्टार्ट करते हैं हम A से, तो इसका पोटेंशियल मैं लिख रहा हूं बेटा VA, ठीक है। VA से स्टार्ट करो, इसको क्रॉस करो, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा या गेन होगा? ड्रॉप होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। वेरी गुड। तो ये माइनस Q1 बाई C2, इस पे चार्ज हमने क्या Q1 लिखा था। इसके बाद ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आएगा प्लस Q2 बाई C4 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू Q1 बाई C2 माइनस Q2 बाई C4, और कितना हो जाएगा ये Q1 बाई C2, तो ये होगा C1E अपॉन C1 प्लस C2 माइनस ये है Q2 बाई C4, तो C4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा C3 इंटू E अपॉन C3 प्लस C4। बाकी तो एलसीएम लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहीं पर लिख के इसको छोड़ दिया। अच्छा, अगर एलसीएम लेके कर दो तो बच कितना रहा है? VA माइनस VB इक्वल टू नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C4, और ऊपर कितना आ जाएगा? EMF को हम कॉमन निकाल दें,
C2C3 माइनस कोई भी कर लो, तुमने शायद VB माइनस VA लिखा होगा, तो ये C2C3 माइनस C1C4 अपॉन दिस। अब इसका सेकंड पार्ट और था क्वेश्चन का, उसमें पूछा ये था अंडर व्हाट कंडीशन इज इट इक्वल टू 0, यानी कि किस कंडीशन में ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो इसको 0 कर देते हैं, तो क्या कंडीशन आ गई? पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 व्हेन C2C3 इक्वल टू C1C4, या इसको लिख सकते हो C1/C2, या इसको C1/C3 इक्वल टू C2/C4। इसीलिए ये एग्जांपल लिया हमने कि कैपेसिटर में भी व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज कर सकते हैं जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस में किया हुआ है। तो ये यहां से देखना C1/C3 इक्वल टू C2/C4 होगा। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कहीं कि एक कैपेसिटर लगा दिया है यहां पर, और इसकी जो वैल्यू इस तरह से दे दी कि C1/C3 इक्वल टू C2/C4 आए, फिर वो पूछते हैं इस पर चार्ज कितना होगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसमें चार्ज 0 आएगा। यह क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यहां पर स्विच क्लोज ओपन है अभी, और C1 C3 और C2 C4 की वैल्यू इस तरह से दी हुई है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर वो पूछते हैं स्विच को क्लोज कर देंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा। तो ये सारे क्वेश्चन में हमको ना ये चेक कर लेना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसमें से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्या अगर अच्छा, करंट फ्लो, मान लो कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? तो अगर डेल्टा V 0 हो गया तो Q कितना हो जाएगा? 0, यानी कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा? 0। कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज ही नहीं आएगा। चार्ज आने के लिए जरूरी है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, और इसमें तो रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर में तो रेजिस्टेंस होता है और नहीं भी होता है। मतलब क्या हुआ बताओ? जब कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, अगर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं इक्वल टू 0, और जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, अब ये फर्दर करंट नहीं फ्लो होने देगा। इसके बाद आगे नोट करो जरा, लिखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ज्वाइनिंग टू कंडक्टर्स बाय ए कंडक्टिंग वायर। जैसे एक कंडक्टर ले लें हम A और दूसरा कंडक्टर है B, इस पर इनिशियल चार्ज है Q1 और इसका कैपेसिटेंस है C1, इस पर इनिशियल चार्ज है Q2 और कैपेसिटेंस है C2। ये इनिशियल कंडीशन है। इसके बाद इन दोनों को वायर से ज्वाइन कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर फ्लो होगा। तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस पर चार्ज हो जाता है मान लो Q1 डैश, और इस पर चार्ज हो जाता है Q2 डैश के बराबर। ठीक है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि एक तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला हम बाद में लिख लेंगे, पहले हमको प्रोसेस समझ में आना चाहिए।
अगर फाइनल चार्ज इस पर Q1 डैश हो गया है तो Q1 डैश अपॉन C1 इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2 होना चाहिए कि नहीं? दोनों का पोटेंशियल कैसा कर दिया हमने? इक्वल। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाया करेगी। दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इन दोनों को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं Q1 डैश कितना होगा और Q2 डैश कितना होगा। कितना होगा? Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, और इसमें हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इंटू C1 अपॉन C1। इतना Q1 डैश में या C1 है कि C2 है? ये है C1 और ये है C2। कॉमन पोटेंशियल कितना है? कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज है सिस्टम का Q1 प्लस Q2 और दोनों का टोटल कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या चीज है? ऐसे ही निकाला होगा ना। इधर देखो मानव, कॉमन पोटेंशियल कितना लिखोगे? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। और चार्ज जो होता है Q1 डैश वो जाएगा C1 इंटू V कॉमन, Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V कॉमन। ठीक है। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज लिखना दोनों पे मिला के, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस कर देना। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी जाएगा सॉल्व करके, लेकिन हमको ऐसे डायरेक्ट याद भी कर लेना है, टाइम कम लगे जिससे। फिर चार्ज निकाल लेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी का भी लॉस होगा। लॉस इन एनर्जी डेल्टा एच, वो कितना होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे इसकी? हाफ Q2 डैश स्क्वायर अपॉन C2, इसकी Q1 डैश स्क्वायर अपॉन C1 माइनस करके कितना आता है बताओ जरा? कितना आ रहा है बोलो? चलो इसको ऐसे लिखना, याद करना। ऐसा आ रहा है क्या? 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसको याद कर लेना। जो तुमने किया उससे भी उसको सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड, जिससे कि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा फास्ट हो जाए, इसलिए याद रखना इनको।
इसके बाद एक चीज और याद रखना, इसमें नोट कर लेना इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं इन सभी में चार्जेस को विथ साइन रखना है। जैसे ये अगर चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज था तो ये Q1 माइनस Q2 आएगा, और जिसका पोटेंशियल, जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल कैसा लिखना है तो हमें नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा प्लस V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना कि इन फॉर्मूले में चार्जेस को पोटेंशियल को विथ साइन रखना है। इसके बाद एक चीज और पढ़ ही लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, अब तुमको ना ये क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, जैसे ये क्वेश्चन भी काफी आते हैं कैपेसिटर में, कि एक कैपेसिटर है ये वाला, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C1 इक्वल टू 2 फैराड, इसका मान लिया कैपेसिटेंस हमने C2 इक्वल टू 6 फैराड ले लेते हैं। इसकी जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज ले लें हम कुछ, कितना पॉजिटिव चार्ज ले लें, 2 हो गया 6 हो गया, इस पर 3 मान लेते हैं, 3 कूलाम माइनस 3 कूलाम, और इस पर लिख लेते हैं हम +4 -4 कूलाम। ये प्लेट है X1, ये है X2, इसको लिखा Y1, इसको लिखा हमने प्लेट को Y2। तो हमको बताना है फाइंड कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस when part 1 X1 is connected with X2 and Y1 is connected with Y2, और second part when X1 is connected with Y2 and X2 is connected with Y1। पहला केस वो है कि इन दोनों प्लेट्स को हमने पॉजिटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा ये बताना है। और फिर बताना है कि अगर इस पॉजिटिव को इसके साथ और इस नेगेटिव को इसके साथ आपस में कनेक्ट कर दिया तब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जो नॉर्मल मेथड है वो तो ये है कि इन दोनों को अगर हमने कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इस पर चार्ज हो गया Q1, इस पर -Q2, सॉरी -Q1, इस पर Q2, इस पर -Q2। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी बेटा कि Q1 प्लस Q2 किसकी इक्वल होगा, इस पर कितना चार्ज था पहले 3 और इस पर कितना था 4, तो ये 7 आएगा। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो Q1 अपॉन C1, C1 कितना था 2 इक्वल टू Q2 अपॉन इसका क्या लिया था हमने 6। बस तो यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, चार्ज निकल आएगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएंगे। तो Q2 इक्वल टू 3Q1, इसमें रख दो इसको Q2 को 3Q1 तो 4, तो Q1 कितना आया 7/4 और Q2 हो जाएगा 21/4। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा Q1 अपॉन C1, तो Q1 अपॉन Q1 Q1 बाई C1 कितना हुआ 7/8,
और अगर तुम इससे निकालते हो Q2 बाई C2 करते हो बेटा, तो कितना हो जाता है ये? तब ये 7/8 आएगा, तो आनी चाहिए था सेम, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसी तरह से इस वाले केस को सॉल्व करो, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया। आंसर V कॉमन जो है वो है 7/8। इसमें बताओ कितना आ रहा है? कॉमन पोटेंशियल हाँ हाँ मानो मानो अब ज्यादा बेटर दिख रहा है पहले से, कि पहले ठीक था? तो कितना आया? 1/8? नहीं नहीं, चार्ज नहीं पूछ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना? अरे यार मानव कैसी बातें कर रहा है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। फर्स्ट केस में भी तो दोनों का सेम आया 7/8, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना ये। इक्वेशन क्या बनाई थी? हाँ, तो Q1 प्लस Q2 कितना? हाँ, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू -1 कर लिया तुमने। फिर Q1/2 था ना यार, कैपेसिटेंस 2 था ना ये, Q1/2, और ये था Q2/6। तो Q2 इक्वल टू 3Q1 इतना आया था। तो कितना आ रहा है? 1/8 आएगा, दोनों का पोटेंशियल कॉमन। अब देखो इसको ना डायरेक्ट निकालना था, मैंने जानबूझ के अभी तक बताया नहीं है, हमने फॉर्मूला पढ़ तो लिया है। इन दोनों पे मिला के फर्स्ट केस में इस प्लेट का चार्ज मिला के कितना है? 7। और टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? 2 + 6 8, तो 7/8 होगा ना डायरेक्ट। अभी इससे पहले यही तो बताया। अच्छा, इसके बाद जब ये वाली प्लेट और इसको कनेक्ट किया तो इन दोनों का मिला के चार्ज कितना हुआ? -1, या सिंपल 1 लिखेंगे हम। अगर इन दोनों को देखें तो +1 हो जाएगा, ये भी तो कनेक्ट हो रहे हैं। और टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 8, तो 1/8 डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको। अच्छा, इसमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी डेल्टा एच पहले वाले केस में बताओ? हीट प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट केस, तो 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये वाला लगाओगे, और डेल्टा H2 में क्या करोगे?
5/8 आ रहा है। चलो तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा कैलकुलेशन सही मान लेता हूं। ये 5/8 और इसमें कितना आ रहा है? थर्टीन बाई एट। पक्का कॉन्फिडेंट हो ना इसमें? ठीक है, तो 13/8। तो अभी और बड़े क्वेश्चंस पर जाने से पहले आज हम थोड़ा थ्योरी बिल्ड कर रहे थे इसकी, कैपेसिटर वालों की। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया हमने, किरचॉफ लॉ इसमें कैसे अप्लाई करना है ये, और ये वाले फॉर्मूले। जब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट होगी और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और इसके आगे हम बढ़ेंगे दूसरी चीजों पर। अच्छा, मुझे याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है कि सीरीज में अगर कैपेसिटर है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एक कैपेसिटर कैन विथस्टैंड, ये वाला कॉन्सेप्ट कराना है कि किसी कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। हाँ, बताऊंगा। मैं ना, रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे फ्री हो जाना है। तो अभी मैं ना मई एंड में फ्री होऊंगा यार। मैं जहां पर अभी मेरा असाइनमेंट है ना जिनके साथ में, वो जेई एडवांस तक रहेगा। 27 को एक बार जेई एडवांस खत्म हो जाए फिर मैं 7 दिन मेंटली फ्री रहूंगा। आज तुम्हारे यहाँ पर जो है ना कैमरे की क्वालिटी और लाइट ज्यादा अच्छी दिख रही, तुमने कुछ अरेंजमेंट चेंज किया है? अच्छा, ये कौन सा है? ये तुमने इसमें वेबकैम लगाया है या फिर उसका खुद का कैमरा है? अच्छा, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, और क्लासेस कितने दिन हो रही हैं फिट जी में अभी? ऑनलाइन कर रहे हैं अभी एक दिन? अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? वैसे ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हारा टाइम सेव होता होगा उससे। और वो पढ़ाते किस चीज पर है ऑनलाइन क्लास में? स्मार्ट बोर्ड पर या पेन टैब पर? तो वो पेन से लिखते रहते होंगे, वो पेन टैब से ही पढ़ाते होंगे, है ना? जैसे कि मैं लिखा करता हूं, वो ऐसा ही वाला सिस्टम होगा फिर। हाँ, जैसे ये है ना, तो जैसे ये लिखा हुआ है, तो अब मैं इस पर जब लिखता हूं तो ये ऐसा वाला होगा सिस्टम ना। तुमको समझने में किस में ज्यादा अच्छे से आता है, पेन टैब या ब्लैक बोर्ड पर? मैंने फीडबैक यही लिया हुआ है ब्लैक बोर्ड पे ना थोड़ा फील ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैं पेन टैब, मुझे कंफर्टेबल जबकि पेन टैब पे लगता है बैठ के पढ़ाने में, लेकिन बच्चों को समझ में आता है बोर्ड पर ही ज्यादा अच्छे से। मई एंड के बाद में मैं स्मार्ट बोर्ड भी ले आऊंगा। अभी मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है ना वो घर रखा हुआ है भोपाल में, और स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा प्रेफर कम इसलिए करता हूं कि उसमें से रेडिएशन बहुत निकलते हैं, तो गर्मी में पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। वो मतलब पूरा हीट हो जाता है, फिर एसी ऑन करो, लेकिन अल्टीमेटली वो जो रेडिएशन होते हैं वो हम जब ब्रीथ के साथ, सांस के साथ अंदर तो जाते ही हैं वो सारे। तो चौक वाला सबसे बेटर लगता है मुझे, और बच्चों को तो खैर लगता ही है। ठीक है, रोटेशन वाला मैं तुमको कराऊंगा। अभी तुम ना क्वेश्चन कलेक्ट करते जाओ, लेकिन मुझे क्वेश्चन भेजते जाया करो, तो मुझे आइडिया लगेगा तुम्हें और क्या क्या बताना है। मुझे तुम्हें जो बताना है ना रोटेशन में, बेसिकली वो बताना है मुझे तुम्हें इंस्टेंट ये आईसीएम बताना है, और दूसरा एक और चीज बतानी है तुमको कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी वाली जो चीजें होती है ना, जब दो एंगुलर वेलोसिटी एक साथ होती है। जैसे कोन है, कोन को अगर हम यहां से हिंज करके ऐसे चलाएंगे, रोल कराएंगे अगर, तो उसमें दो एंगुलर वेलोसिटी जाती हैं। एक तो उसका जो सेंटर है वो ऐसे घूम रहा होगा, और वो खुद ऐसे चल रहा होगा, है ना? तो उसमें जब दो ओमेगा आ जाते हैं तो उनको कैसे अप्रोच करते हैं। दूसरा मुझे तुम्हें बताना है एक की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स, इनमें क्या रिलेशन है।
तो ये चीज मैं तुम्हें बतानी रोटेशन में। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था बेहतरीन 2016 में, मैंने तुमको शायद पहले ही बताया हुआ है, जिसमें कौन रोटेट कर रहा था, एक एडवांस, हाँ एंगुलर मोमेंटम वाला, वो उसमें 2 ओमेगा थे। ठीक है मानो, तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके बाय।